हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समाप्त भी कर लिया, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस भी कर लिए हैं दोस्तों। और उसके बाद हमारा प्रोनाउन का पार्ट चल रहा है। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया। पर्सनल प्रोनाउन में हमने आपको कई सारी बातें बताई और एग्ज़ाम में किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके पूरी तरीके से बता दिया। जैसे कि पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं भाई। प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं? मैक्सिमम 7। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे इतने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जिनमें से हमको इन्हीं को हम पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि सारे केस इनसे बनते हैं, है ना। सारी बातें इन्हीं से होती हैं। तो हमने कई तरह के इनमें क्वेश्चन भी सॉल्व किए, यानी कि इन प्रोनाउन को यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस में ही होता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। तो जो प्यारे बच्चे अभी हमारे इस प्रोनाउन के वीडियो को ना देखे हों तो वो जा करके देखें, तब ये सेशन में उनको बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे देखिए, फिर हमने रूल बताया आपको। रूल में ये बताया कि यदि उसके बाद, पहली बात तो रूल मैंने ये बताया कि यदि सब्जेक्टिव केस में होगा तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा पर्सनल प्रोनाउन। गेटिंग पॉइंट। और दूसरा मैंने बताया कि यदि एक ही साथ आपके कंजंक्शन से जुड़ करके कई आपके प्रोनाउन आ जाए, कंजंक्शन से जुड़ करके आपके कई आपके प्रोनाउन है, जैसे ही, सी, ही एंड सी, है ना। या फिर मैं बात करूं ही, सी एंड आई, है ना। या फिर मैं बात करूं राम, आई एंड यू, है ना। तो इनका जो क्रम है तीनों पर्सनल प्रोनाउन का, यानी कि इनका जो क्रम है, ये क्रम आपका यदि आपका पॉजिटिव थिंग्स देगा, ध्यान रखिएगा, यदि पॉजिटिव थिंग्स देगा तो उनका क्रम होता है सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। यदि ये निगेटिव थिंक देंगे, निगेटिव थिंक मतलब यानी कि किसी से कोई गलती, अपराध या कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने का भाव देगा, तो वो आपके हमेशा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्रम होगा। यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन आएगा। किस केस में? जब आपका निगेटिव का भाव देगा, कोई क्राइम, कोई अपराध या स्वीकार करने का भाव में होगा, उस चीज़ों के में। यदि हमारा पॉजिटिव थिंक होगा तो हमारा हमेशा पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आई दोस्तों? बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? फिर उसके बाद हमने ये भी बातें बताई हैं इसी के आगे। अब थोड़ा सा आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ कि यदि हमारे वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन तो आ गए, क्या गए? तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ गए, है ना। अब जरा इनसे हम एक उभयनिष्ठ प्रोनाउन का यूज करना होगा। अगर यदि वाक्य में, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, एक उभयनिष्ठ प्रोनाउन का यूज करना होगा, तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यू कालू, मान लीजिए ये कोई नाम है, एंड आई, यू कालू एंड आई आर ट्राइंग you, Kalu and I trying to solve this question. बात को जरा ध्यान दीजिएगा। You, Kalu and I are trying to solve
यदि मैं, हाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए, मुझे एक प्रोनाउन का यूज करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यू, कालू एंड आई आर ट्राइंग, या मैं यहाँ लिख देता हूँ योर एंड दियर, योर एंड दियर बेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बताइए, बोलिए ज़रा। ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। मैंने क्या कहा भाई, इनका क्रम यदि आपको पॉजिटिव थिंग देंगे तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी 231 का भाव देगा। यदि आपका निगेटिविटी की भाव देगा तो 1 2 3 का भाव देगा। गेटिंग पॉइंट। अब ज़रा देखिए, हमारे किसी भी वाक्य में यानी कि ये तीनों पर्सन का प्रयोग किया गया होगा और इनके लिए एक उभयनिष्ठ प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ देखिए एक प्रोनाउन आया है हमारा, आया है कि नहीं, आया है कि नहीं बताइए भाई, बोलिए बोलिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपका यदि सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आपके प्रयोग हैं तो हमेशा हमेशा आप किसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट पर्सन को। किसको, फर्स्ट पर्सन को। ध्यान रखिएगा इस तरह से कि फर्स्ट यानी फर्स्ट होता है हमेशा अपने आप को बड़ा मानेगा, सेकंड यानी सेकंड होता है हमेशा उसको उससे बड़ा मानेगा, फिर थर्ड आपका तो थर्ड ही होता है। बात समझिएगा, जो प्रायोरिटी आप फर्स्ट डिवीजन वाले को देते हैं क्या वो प्रायोरिटी आप सेकंड डिवीजन वाले को देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन ये अपने आप में भी सेकंड डिवीजन अपने आप में गौरव होता है इसका भी। थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड यानी कि लोग बहुत कम मान्यता देते हैं, है ना। तो बात को समझिए, यदि आपका तीनों पर्सन, मैं बात करूं ही, जैसे कालू आ गया, या यू, कालू एंड आई। अब यहाँ गौर करिए, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन आपका आया है। इनके लिए हमको एक उभयनिष्ठ प्रोनाउन का यूज करना है। यहाँ पर ये प्रोनाउन का जो यूज करना है तो उस प्रोनाउन को हम अपने जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग आएगा। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, बताइए भाई। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा केस है, ज़रा बताइए कौन सा केस है भाई, बोलिए ज़रा। केस हमने बताया है, कौन सा केस है, बोलिए ये कौन सा केस है भाई, पॉजिटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, प्रोनाउन यूज करना है भाई, आवर। क्या आएगा, आवर आएगा। बात समझ में। जरा ये देखते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पर सेकंड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कालू एंड आई। मैंने दो ही यूज किया, कालू एंड आई, यानी कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फर्स्ट पर्सन को मिलेगी। किसको मिलेगी, फर्स्ट पर्सन को मिलेगी। बात समझ में दोस्तों। अरे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैंने और यूज किया भाई। आई का ज़रा बताइए, ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर का ज़रा बताइए, इसका प्लूरल नंबर क्या होगा, आई का बी होता है और वी का पॉजिटिव केस अवर होता है। गेटिंग पॉइंट। यानी कि भाई 1 2 3 लोग हैं, प्लूरल होगा ना, जब प्लूरल होगा तो आई का प्लूरल क्या होता है, वी, और वी का पॉजिटिव केस अवर। हो गया कि नहीं हो गया। आइए ऐसे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर बात को समझिए, इसमें कौन बड़ा है, आई, तो आपका इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बात समझ में। जैसे मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर सेकंड आता है और थर्ड आ जाता है, आ गया सेकंड आ गया आपका, थर्ड आ गया, तब किसको प्रायोरिटी देंगे, सेकंड पर्सन को। तो इसके अनुसार आपका पॉजिटिव केस आएगा। गेटिंग पॉइंट। बोलिए, किसी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, हर बार एग्जाम में देता है, बच्चों को कन्फ्यूजन कराता है कि उसके आपको प्रोनाउन जो यहाँ यूज़ करता है पॉजिटिव केस के प्रोनाउन का, उसमें फंसा देता है बच्चों को। तो आपको जानते रहना है कि जो है यदि आपका तीनों पर्सन का प्रोनाउन
दिया गया है, तो उनमें से यदि एक हमको कॉमन जो है पॉजिटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हम हमेशा अपने बड़े वाले को प्रायोरिटी देते हैं और बड़े वाले के अनुसार ही हमारा आएगा। जैसे आपको थर्ड और फर्स्ट दे दिया तो थर्ड और फर्स्ट में कौन बड़ा, फर्स्ट बड़ा है, तो फर्स्ट के अनुसार हमारा आएगा। गेटिंग पॉइंट। यदि हमारा सेकंड और थर्ड दे दिया तो हमारा सेकंड के अनुसार आएगा। गेटिंग पॉइंट। चले आगे भाई। तो ये आपका एक रूल होता है। कहिए तो लिखा देते हैं दोस्तों, बताइए। चलिए लिख ही लीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा रूल है। चलिए देखिए भाई, रूल नंबर 4 डाल दीजिए। कल थर्ड तक हुआ था प्यारे दोस्तों, अब आगे आइए रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 से चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एक एक बात को अच्छे से सीखते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में, लिखिए, जब किसी वाक्य में, दिख रहा है ना भाई, बोलिए जरा। चलिए, जब किसी वाक्य में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ किया गया हो तो, अब इन लोगों के एक उभयनिष्ठ कॉमन हमको यूज करना है। इन सभी के लिए हो तो, इन सभी के लिए एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन, एक कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे भाई, बताइए। करना हो तो ऐसी स्थिति में सदैव फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, सदैव ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, सदैव फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बात को समझ में आई भाई, बोलिए जरा, कोई कन्फ्यूजन। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था ना, यू कालू लिख लीजिए, एंड आई, यू कालू एंड आई आर ट्राइंग या योर या देयर बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको सही करेंगे, इसको क्रॉस का चिन्ह बनाइएगा भाई, और इसको पूरी तरीके से सही करिएगा। ये आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका ये वाला चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इस नंबर के, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर क्या होता है, वी, इसके अनुसार आपका पॉजिटिव केस का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर। गेटिंग पॉइंट, बताइए भाई। और यदि आपको जैसे सेकंड और थर्ड दे दिया जाए, इस हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे मैं बात करूं तो मान लीजिए आपको थर्ड दे दिया और आपको फर्स्ट दे दिया, तो आपको जो प्रोनाउन यूज करना है यहाँ पर
वो किस नंबर का होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होगा। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आई? यदि हमको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग करना होगा तो हम किस नंबर के प्रोनाउन का यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे सेकंड पर्सन का। गेटिंग पॉइंट? तो ये आप जानते रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप समझिए। चले आगे भाई, आइए चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए भाई, अब आइए देखते हैं। बहुत अच्छा शानदार रूल है आपका। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बहुत पहले बताया था आपको टू बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। तो मैं थोड़ी सी यहाँ चर्चा करता हूँ, टू बी वर्ब की बात करता हूँ। टू बी, याद रखिएगा, टू बी वर्ब को हम और किस नाम से जानते हैं? इज, एम, आर, वॉज और वर के नाम से जानते हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं टू बी वर्ब में? 5 क्रियाएं होती हैं। इज, एम, आर, वॉज और वर, हमारी ये 5 क्रियाएं होती हैं। गेटिंग पॉइंट? अब जरा बात करते हैं, यदि समझिएगा बात को, किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और क्रिया जो है आपकी टू बी वर्ब हो। क्या हो? टू बी वर्ब हो। बताइए, टू बी वर्ब के रूप में क्रिया यूज हो तो उसके कंप्लीमेंट के रूप में जो आपका वाक्य आएगा, जो आपका कंप्लीमेंट के रूप में यदि हमारे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे मैं कह दूं, देखिए समझिए यहाँ पर, इट इज मी हु हेल्प्ड, इट इज मी हु हेल्प्ड इन द नाइट, इन द नाइट। जरा बताइए, इट इज मी, अर्थ जरा सोचिए। इट इज मी, यह मुझे है जो रात को मदद की थी, मदद किया था। बोलिए जरा, लॉजिक समझिए। यह मुझे है जो रात को मदद किया था। बोलिए जरा, बोलिए जरा, नहीं समझ में आया ना? चलिए देखिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों कि यदि आपका टू बी वर्ब होगा, मैंने क्या कहा भाई, यदि किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग मुख्य क्रिया टू बी के कंप्लीमेंट के रूप में हो। देखिए जरा, इट इज मी, इट किसकी बात कर रहा है? मी की बात कर रहा है। तो ये क्या हुआ? एक दूसरे का कंप्लीमेंट हुआ। जैसे मैं कंप्लीमेंट की बात करूं, जैसे मैं कह दूं राम इज अ बॉय, ध्यान दीजिएगा, राम इज अ बॉय। मैं दूसरी बात करूं, राम हैज़ अ बॉल। दोनों बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को फिर से एक बार समझ लीजिएगा। कंप्लीमेंट की हिंदी क्या होती है? कंप्लीमेंट मिस होता है पूरक, जो किसी के एक सप्लीमेंट हो, पूरक करने का काम करे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाना है, यानी कि जो उसका उद्देश्य हो काम को करना, वो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कर्म होता है। गेटिंग पॉइंट? जरा समझिए, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय इज अ राम। तो राम जो है वही अ बॉय है और अ बॉय जो है वही राम है। तो ये बताइए, ये क्या है आपका? कंप्लीमेंट है कि नहीं? एक दूसरे का पूरक हुआ। बोलिए। जब मैं बात करता हूँ राम हैज़ अ बॉल, राम के पास एक बॉल है, क्या जो राम है वो बॉल है और जो बॉल है वो राम है? नहीं है। तो ये राम का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट। गेटिंग पॉइंट? ये राम का ऑब्जेक्ट है। जब ये राम का ऑब्जेक्ट और ये कंप्लीमेंट है, जरा बात करिए यहाँ पर, इट इज मी। जब ये दूसरे के कंप्लीमेंट है तो वही मैंने कहा आपको कि जब आपका टू बी वर्ब के बाद, ध्यान रखिएगा, टू बी वर्ब का प्रयोग जब किसी पर्सनल प्रोनाउन में, यदि टू बी वर्ब का प्रयोग
पर्सनल प्रोनाउन का टू बी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में किया गया हो तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा हमेशा किस रूप में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। किस रूप में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। बात समझ में आई दोस्तों, बोलिए किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पर मी नहीं, क्या लिखा जाएगा, इट इज़ आई हु हेल्प्ड इन द नाइट, हु हेल्प्ड इन द नाइट। बात समझ में आई, बोलिए बात समझ में आई कि नहीं। चले आगे देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा, द विनर ऑफ द इलेक्शन, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज हिम। बोलिए क्या ये सेंटेंस हमारा सही है। मैंने लिखा द विनर ऑफ द इलेक्शन इज हिम। बोलिए, तो मैंने कहा ना यदि किसी भी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग मुख्य क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में किया गया हो, मुख्य क्रिया के कंप्लीमेंट के रूप में किया गया हो तो ये हमेशा किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर हिम नहीं, क्या होगा दोस्तों, ही होगा। बात समझ में। अरे भाई द विनर ऑफ द इलेक्शन इज ही, विनर कौन, यही तो है, यही ही तो है। बताइए ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, बताइए दोस्तों हुआ कि नहीं। अरे विनर कौन हुआ, यही हुआ। तो ये टू बी वर्ब के बाद आपका ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है तो ये हमेशा कैसे केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। गेटिंग पॉइंट, बताइए यहाँ तक बात समझ में। चले आगे दोस्तों, बोलिए। बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा रूल है, आप लिख सकते हैं रूल नंबर 5 डाल करके। ज़रा ध्यान दीजिए, रूल नंबर 5 डाल करके देखिए। यदि किसी वाक्य में, लिखिए, यदि किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन, यदि किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया टू बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के कंप्लीमेंट के रूप में, के कंप्लीमेंट के रूप में, के कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है तो, किया जाता है तो वे सदैव सब्जेक्टिव केस में, सदैव सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। गेटिंग पॉइंट। चलिए लिख लीजिए भाई एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल, इट इज मी हु हैज़, ऐसे लिख दीजिए, हु हैज़ कॉल्ड यू हियर। ये बताइए, ये आप इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद इसका सही लिखिएगा। यहाँ पर मीन आई होगा, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आई होगा। तो यहाँ पर आई लिख कर बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट कर लीजिए। दूसरा मैंने कहा, लिखाया था द विनर ऑफ द इलेक्शन, द विनर ऑफ द इलेक्शन, है ना,
द विनर ऑफ द इलेक्शन इज हिम। इस तरह से आप इसको सेंटेंस को रॉन्ग करिएगा। उसके बाद विनर ऑफ द इलेक्शन इज ही की हिम की बजाय ही होगा, ये आप सही करिएगा। चलिए दोस्तों, बोलिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो गया? देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, टू बी वर्ब, ये टू बी वर्ब ध्यान रखिएगा। इसी के यहीं पर थोड़ा सा है, यदि टू बी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में आपका जो है कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में जाता है। डन। चले आगे। यदि मान लीजिए हम आपको कह दें, यदि मान लीजिए जो है कि टू बी वर्ब को हम इस तरह से ना लिख करके सिर्फ यही लिख दें। क्या कहा मैंने? यदि टू बी वर्ब का प्रयोग हम इस तरह से ना लिख करके सिर्फ टू बी के रूप यानी इन्फिनेटिव के रूप में लिख दें। ये हमारा कैसा है? ये देखिए टू बी, ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव के रूप में है। इसी को हम वर्ब भी जानते हैं। और टू बी वर्ब में यदि मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा इज, एम, आर, वाज या वर। यारे भाई, इनकी जगह पर हम इनको रख सकते हैं कि नहीं? बात को समझिए, इनकी जगह पर हम इनको रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। ज़रा देखिए, तो हम मान लीजिए सेंटेंस में इसका ना यूज करके इसका यूज दे दे एग्जामिनर, इसका यूज ना करके जो है आपको इसका यूज दे दे, यानी टू बी इन्फिनेटिव का यूज दे दे, तब कैसे हम क्या करेंगे? जरा आइए उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि ये जो टू बी वर्ब है, ये टू बी वर्ब है, गौर करिएगा, यदि सेंटेंस में ये टू बी वर्ब प्रयोग किया गया है, अब इसके लिए हमको एक पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। क्या यूज करना है? पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। तो यदि इसके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, यदि इसके पर ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है तो ये जो है इसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। किस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। मैंने कहा, एक बार फिर समझ लीजिएगा, यदि ये टू बी यानी इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ होगा, ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ होगा और इसके पहले कोई आपका नाउन या प्रोनाउन, मैंने क्रॉस कर दिया, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया होगा, तो टू बी वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट, आने वाला आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। गेटिंग पॉइंट? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, इधर देखिए दोस्तों, जैसे मैं कह दूँ जैस्मीन would like to be, Jasmine would like to be her if इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस होगा if she gets chance। जरा देखिए भाई, जैस्मिन वुड लाइक टू बी हर, लाइक टू बी हर। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला? यहाँ देखिए, आपको क्या आया? टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, लेकिन किस रूप में? इन्फिनेटिव के रूप में किया गया है। और इसके पहले बताइए कोई नाउन या प्रोनाउन आया है दोस्तों? इस टू बी वर्ब के बाद कोई आपका नाउन प्रोनाउन आया है? नहीं आया है। तो इसके बाद आने वाला जो भी आपका प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, वो आपका किस केस में जाएगा? सब्जेक्टिव केस में जाएगा। गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ पर हर की वजह पर क्या हो जाएगा? सी होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? जैस्मिन वुड लाइक टू बी सी इफ सी गेट्स चांस। गेटिंग पॉइंट? चलिए भाई आगे बोलिए, बोलिए भाई। यदि अब मान लीजिए, ये तो बात इसकी थी, यदि इसके पहले आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे मैंने कहा ये जो है आपका टू बी वर्ब है और इसके पहले यदि आपका नाउन या प्रोनाउन
प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो इसके बाद आने वाला जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। गेटिंग पॉइंट? बोलिए दोस्तों, किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तब आपका नाउन प्रोनाउन ये प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं आई नो द विनर, आई नो द विनर टू बी ही। बोलिए, आई नो द विनर टू बी, मैं जानता हूँ विनर को, टू बी ही, जो वह हुआ। मैं उस विनर को जानता हूँ जो जीता, जो विजेता है ना। तो जरा अब देखिए यहाँ पर टू बी के बाद आपको क्या आया है, ये बोलिए जरा, क्या आया है? कोई नाउन आया है कि नहीं? यदि हमारा टू बी के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया तो इसके बाद आने वाला जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा उसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। गेटिंग पॉइंट? ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इस यहाँ पर ही ना होकर के क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में? तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा इस तरह से बना करके लिख लीजिएगा, इस तरह से आप समझ जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक के जैसे अपने आप को नोट्स में बनाया जाता है कि हम एक नज़र पढ़ते ही हम समझ जाएंगे। यदि नाउन और प्रोनाउन के बाद आपका टू वी यानी कि इन्फिनेटिव होगा, इजयमार नहीं होगा दोस्तों, टू बी आएगा, तो इसके बाद जो आपका प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए मैं बात करता हूँ, यदि आपका ये नाउन प्रोनाउन आया और टू वी हो गया और उसके बाद जो आपका प्रोनाउन होगा ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, है ना। तो ये यहाँ पर आपका जो ये नाउन प्रोनाउन है इसको ऐसे लिख करके क्रॉस कर दीजिएगा कि यहाँ पर इसके पहले यदि नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा तो आपका पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा, यदि नाउन प्रोनाउन आएगा तो आपका पर्सनल प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। गेटिंग पॉइंट? चले आगे भाई, बहुत अच्छा रूल है, आप इसको जानते रहिए। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चले भाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जानते हैं आप लोग? बताया मैंने सब कुछ पहले ही। ट्रांजिटिव वर्ब है ना, बोलिए भाई, ट्रांजिटिव वर्ब। भाई ट्रांजिटिव आपका क्या होता है? सकर्मक वर्ब यानी कि क्रिया, सकर्मक यानी जो कर्म के साथ यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ जो आपकी क्रिया हो वही आपका कर्म। जैसे मैं कह दूं राम कॉल्ड हिम, राम कॉल्ड हिम, तो जरा प्रश्न करिए, हु कॉल्ड? हु कॉल्ड? राम कॉल्ड। हुम कॉल्ड? किसको बुलाया? हिम को बुलाया। मिल गया? हुम कॉल्ड किसको बुलाया? हिम को बुलाया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट मिलते ही यानी कर्म मिलते ही हमारा कैसी क्रिया हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब होगा और साथ ही साथ इसके साथ आपका लेट आता है। क्या आता है? लेट। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब इसके बाद देखिए कौन सा केस आया है आपका? ऑब्जेक्टिव केस आया है कि नहीं भाई? कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। और इस तरह से आपका हमेशा जान लीजिएगा कि जिस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है उस तरह से लेट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है।
क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। गेटिंग पॉइंट, बोलिए भाई, ठीक है, बात समझिएगा। चलिए अब आइए ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करते हैं तो आगे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, द बॉय हेल्प्ड वी इन माई नीड, इन बॉय हेल्प्ड इन आवर नीड। तो क्या ये सेंटेंस आपका सही है? ज़रा बात करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। जब वर्ब है, अरे भाई इससे प्रश्न करो, हु हेल्प्ड, कौन, द बॉय। हुम हेल्प्ड, किसकी मदद की, तो पता चला वी, हमारी या हम सब की। जब भी पता चल गया तो बताइए एक ऐसी वर्ब है, ऑब्जेक्ट मिला, जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो एक ऐसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। और ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। क्या होता है, अस होता है। तो द बॉय हु हेल्प्ड अस इन आवर नीड। तो ये आपको, ये गलत है, यहाँ पर एस लगा करके आप सही कर लीजिएगा। चले भाई, चलिए आइए लेट वाला देखते हैं। लेट जरा देखते हैं भाई। आई एंड यू गो, आई गो टूगेदर, साथ साथ। चले भाई जरा देखिए, लेट आई एंड यू गो टुगेदर, बोलिए क्या गलती है। तो हमने ये भी बताया था कि आपका लेट के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। तो लेट मी एंड यू गो टुगेदर। गेटिंग पॉइंट। यदि मैं यहाँ पर इस तरह से दे देता सेंटेंस आपको, लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई गो टुगेदर। हर चीज़ को हर तरह से समझना चाहिए। ज़रा बताइए क्या अब सेंटेंस सही हो गया, बोलिए दोस्तों, अभी भी सेंटेंस सही हो गया। तो सेंटेंस अभी भी रॉन्ग है। रीजन, क्योंकि आपने दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ रखा है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, एक आपका सब्जेक्टिव केस में है। तो जब हम क्रिया के बाद हमेशा हमारा सब्जेक्ट आता है तो हम इसको सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। क्या होगा बताइए भाई, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, कन्फ्यूजन। तो हमने ये भी बताया कि लेट के बाद आने वाला आपका कैसा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लेट यू एंड मी, बात समझ में दोस्तों, लेट यू एंड मी। तो ये आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा थोड़ा सा। हमेशा क्रिया के बाद आपका सब्जेक्टिव केस आता है, जैसे मैंने ये भी यहाँ कहा, आप यही कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि क्रिया के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन आप जब देखिएगा यहाँ लेट है तो लेट के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। इसी तरीके से आपका कोई ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी आपका कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। भाई जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे कि नहीं, है ना, जब रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, चलिए भाई, चले आगे दोस्तों। आइए भाई, ये आपका रूल इसका भी है कि जो है यदि किसी वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब तथा लेट का प्रयोग जब किया जाता है तो इनके लिए यदि हम इनके बाद किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा किस केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। गेटिंग पॉइंट, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं दोस्तों। चले भाई आगे बोलिए। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम, ये तो ऑब्जेक्टिव केस की होगी बात। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये क्या होता है, बट
एक होता है एक्सेप्ट, क्या होता है, बट, एक्सेप्ट, है ना दोस्तों। लाइक, along with, टुगेदर विथ, है ना। ये सब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कैसे यूज होते हैं बात को, तो इनमें थोड़ा सा सस्पेंशन होता है बच्चों को कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए बट है, एक्सेप्ट है, क्या होता है, यानी कि देखिए एक्सेप्ट का प्रयोग क्या होता है, के सिवाय। बट का दो अर्थों में होता है, कभी कभी इनके यूज में डिफरेंट होता है। बट का होता है एक अर्थ तो, लेकिन एक होता है के सिवाय, क्या होता है, के सिवाय या को छोड़कर, के सिवाय या को छोड़कर। और एक्सेप्ट मीन्स भी होता है के सिवाय या को छोड़कर। गेटिंग पॉइंट। ये बहुत अर्थ देते हैं आपके, यानी एक्सेप्ट आपका के सिवाय या को छोड़कर, बट आपका लेकिन या फिर के सिवाय को छोड़कर। बात समझिएगा दोस्तों। तो यही आपको थोड़ा समझाना है। अभी देखिए आगे चलिए देखते हैं। मैंने लिखा, देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको एग्जांपल से आपको देता हूँ, एवरीवन वन बट आई गो टू द या वेंट टू द पार्टी। गौर बात को ध्यान दीजिएगा यहीं पर। एवरीवन बट आई, एवरीवन बट आई वेंट टू द पार्टी। एवरीवन है, बात को समझिए, एवरीवन है, एवरीवन बट आई। ध्यान दीजिएगा, मैं जितने अंडरलाइन पार्ट करता हूँ जरा इनको पढ़िएगा। एवरीवन आई वेंट टू द पार्टी, जरा गौर करिए, जितने पार्ट को मैंने अंडरलाइन किया है जरा गौर करिएगा, पढ़िएगा। एवरीवन आई वेंट टू द पार्टी, यानी कि एवरीवन और मैं वेंट टू द पार्टी, पार्टी गया। जरा अब ध्यान देते हैं, इस पर नज़र डालते हैं, कौन नहीं गया, एवरीवन की आई, कौन नहीं गया, एवरीवन या आई। तो एवरीवन बट आई, तो यहाँ से निकलता है कि एवरीवन तो गए लेकिन आई नहीं गया, यानी कि एवरीवन गया सिर्फ किसको छोड़कर, आई को छोड़ करके। क्या हुआ, आई को छोड़ करके बाकी सारे लोग पार्टी गए। क्या गए भाई, सारे लोग पार्टी गए। तो यही आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको एवरीवन, यहाँ बट यानी आई, तब इस आई का प्रयोग यदि वर्ब से पहले होगा हमेशा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस किसी में भी होगा। यहाँ पर ये भी सही है। और एवरीवन बट मी वेंट टू द पार्टी। ठीक है दोस्तों, वेंट टू द पार्टी, बस समझ में आई। अरे भाई वैसे भी हम लोग जानते हैं हमेशा कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये आपका कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो आपको देखने में तो कुछ और होते हैं, लेकिन उनका यूज किसी अन्य की तरह होता है। वो ऐसे वर्ड है ना। चलिए जरा मैं यहीं पर एक बात और समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसी सेंटेंस पर मैंने लिखा एवरीवन एक्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। एक्सेप्ट
आई, एवरीवन एक्सेप्ट आई वेंट टू द पार्टी। ज़रा ध्यान दें, वेंट टू द पार्टी। ठीक है दोस्तों, मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले एवरी को पढ़ा, फिर आई वेंट टू द पार्टी। यहाँ पर पढ़ते हैं तो एवरीवन और प्रत्येक लोग पार्टी जाते हैं। फिर ज़रा हम एक्सेप्ट को पढ़ते हैं तो कौन नहीं जा पा रहा है, आई नहीं जा पा रहा है। बात करिए भाई, कौन नहीं जा पा रहा है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा। और लेकिन एक और गलती देता है यहाँ पर एग्जामिनर, बच्चा आई देखेगा तो इसके अनुसार हमेशा क्रिया को गवर्न करेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, जब आपका ऑब्जेक्टिव केस आ गया तो इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। आइए बैक चलते हैं, ये यहाँ पर इसका सब्जेक्ट मिलता है और इसके अनुसार आपका सब्जेक्ट गवर्न होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये सेंटेंस आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यानी कि में लिख करके हम इसको सही कर दिए। अब एक बात हमने यहाँ पर थोड़ा सा और बताना सोचिए, देखिए ज़रा, जैसा मैं इसको इस तरह से क्या लिखना पसंद करूँगा तो आपका सेंटेंस देखिए, एवरीवन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, इसको एक्सेप्ट मी को हटा के लास्ट में ले जाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एवरीवन वेंट टू द पार्टी, एवरीवन वेंट टू द पार्टी। अब मैं बात करता हूँ एक्सेप्ट मी, क्या बताइए, बताइए भाई, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ, बोलिए। ऐसे ही सेंटेंस आपका गलती देता है, जैसे कि अभी मैंने लाइक का यूज़ करके बताऊं, जैसे मैंने लाइक का यूज़ करके अभी बताया था कि लाइक के बाद भी आपका जैसे कि उसको प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करता है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बच्चा कहाँ गलती करता है, सोचता है एवरीवन है, एवरीवन के बाद आपका यानी कि ये सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके अनुसार वर्ब आपकी कभी गलती दे देगा तो सोचेगा कि वर्ब हमेशा गवर्न होगी इसके अनुसार, बोलिएगा। तो इसके अनुसार नहीं, हमेशा इसके अनुसार गवर्न होगी, क्योंकि ये इसकी क्रिया मान लेगा, ये इसका मान लेगा और ये इसका मान लेगा, है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आने वाला जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब जरा सेंटेंस देख लीजिए, एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ करके बाकी सब लोग पार्टी गए। गेटिंग पॉइंट, चलिए भाई आगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं भाई, बोलिए। चलिए, इसी तरीके से आपके दो केस और बनते हैं, एक आपका एज का केस बनता है, एक आपका देन का केस बनता है। एज का केस और देन, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा। जब ये हमेशा कंपैरिजन वाले वाक्य होते हैं, कैसे, कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं जो तुलना दिखाते हैं, कंपैरिजन कराते हैं किसी दो चीज़ों में। जैसे ही कंपैरिजन कराते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। ही इज़ फास्टर दैन, जैसे मैं कह दूं ही इज़ फास्टर, या मैं कह दूं राम इज़ फास्टर दैन मी, राम इज़ फास्टर दैन मी। ज़रा बताइए भाई, फास्टर कौन है, फास्टर कौन है, राम है, कौन है, राम है। और राम आपका कैसे केस, किसकी तुलना हो रही है, किस केस से तुलना हो रही है, सब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही है। तो जब सब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही है तो हमको यहाँ पर प्रयोग होने वाला जो देन के बाद आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। बात समझ में आई दोस्तों। जैसे मैं कह दूँ और ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, बोलिए भाई, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, यानी कि ही डज नॉट राइट, कौन नहीं लिख सकता, लिख कौन नहीं सकता,
ही किससे तुलना हो रही है, सब्जेक्टिव केस से, और जब सब्जेक्टिव केस से तुलना हो रही है तो यहाँ पर मी नहीं क्या होगा, आई होगा। गेटिंग पॉइंट आप बताइए। तो इस तरह से आपके वाक्य में गलतियाँ पूछी जाती हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था जो आज फिनिश हुआ। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोग चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पर। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई। तो आइए हेडिंग डाल दीजिए पॉजेसिव प्रोनाउन। एक एक रूल अच्छे से सीखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।